नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बहन डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन तथा सही डायरेक्शन और साथ में नॉलेज भी शेयर करना। वह नॉलेज जो आसानी से पुस्तकों में, मैगजीन में, अखबारों में नहीं मिलती है, डायलॉग मंच आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता है हमारे सभी टॉपर्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं अजय मोडियम जी। अजय मोडियम जी को ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों डीसी मिला है। यानी कि हम सीजीपीएससी में बात करते हैं तो जो सभी का एक सपना होता है कि मुझको डीसी मिले, तो अजय जी को वो प्राप्त हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम स्वागत करते हैं अजय जी का। अजय जी, डायलॉग मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम आपको इस सफलता के लिए डायलॉग मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अजय जी, पहला प्रश्न यही रहेगा। मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी ये करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में, कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा ये परिचय दीजिए ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो ये जान सके कि जिन शख्सियत के सामने हम हैं, जिनको हम सुन रहे हैं, वो शख्सियत क्या है। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं रहने वाला हूँ बीजापुर जिले में, कुसुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जी और जो मेरी पढ़ाई हुई है 6वीं से 12वीं तक नवोदय विद्यालय बारसूर दलतेवाड़ा में हुआ है। जी इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है एनआईटी जी रायपुर में। जी और मैं 2018 में पास आउट हुआ। इसके बाद मैंने अपना सीजीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जी तो अपना ध्यान नहीं लगाया डायरेक्ट। उस समय मैं उस समय एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में एक स्कीम चल रही थी जो आज भी चल रही है, युवा कैरियर निर्माण योजना। जी जिसके तहत मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ मेरी 1 साल की कोचिंग हो गई यूपीएससी के लिए। लेकिन मैं 2019 में आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा जी शायद उस वक्त तो मेरी क्षमता के अनुसार। तो मैंने अपना फोकस जो है कंप्लीट मैंने सीजीपीएससी पर ध्यान लगाया। जी और मैं इसके लिए बिलासपुर शिफ्ट होकर वहाँ मैंने सेल्फ स्टडी किया वहाँ से। जी जी और इस साल 2019 का मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट था, जी तो उसमें मुझे सफलता मिली जी फॉर्चुनेटली। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा अजय जी। मैं थोड़ा सा अजय जी आपसे ये भी प्रश्न करना चाहूंगा कि सिविल जी सेवा का विचार क्यों आया। जैसे आप तो बीटेक आपने किया था, तो बीटेक करने के बाद और भी करियर ऑप्शन थे, तो सिविल सेवा ही क्यों। जी। एक तो रुझान सर, अपने स्कूल में जब हम स्कूल में थे तो अपने एक वो होता मॉर्निंग असेंबली क्विज हुआ करता था। तो जी उसके चलते हम बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ा करते थे। जी तो कॉलेज में आने के बाद मैंने सोचा कि पहले इंजीनियरिंग को परस्यू करूंगा, पर लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। जी तो इसी के चलते मैंने जो युवा कैरियर निर्माण योजना होता है उसमें मैंने जी ऐसे अटेम्प्ट दिया था कि देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने उसी चीज बहुत पर आगे बढ़िया। कंटिन्यू किया। ओके ओके। यानी कि रुझान पहले से था और फिर जब ऐसा कोई योजना आई तो उसको आपने भरा और उसमें हो गया, तो फिर आपका जी इधर रुझान बढ़ता चला गया। बहुत बढ़िया। जी सर। मैं जैसे एक बात करूं कि जैसे हमने पूरी प्रिपरेशन शुरू की और फिर अंतिम फर्स्ट टाइम में आपने चयन लिया और प्रॉपर आपको डीसी मिल गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी सर। पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई खास चैलेंज की, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा जिसको मैंने इस पूरी परीक्षा के दौरान देखा, पूरी परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान देखा। वो सर एक एक तो पेंडेमिक तो लगभग हर किसी के प्रिपरेशन दौरान बिल्कुल। चैलेंज रहा है इसमें रहना। और जो मेरे लिए एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की जो सबसे बड़ा इश्यू था वो मेरे लिए था सर। जी और इसके साथ साथ प्रिपरेशन के दौरान जो एक मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल लगा मीडियम को लेके, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो उस जी वक्त जो पेपर 6 में है फिलोसॉफी के नोट्स, मुझे बहुत जी मेहनत लगी उसकी प्रिपरेशन करने में। ओके। तो फिलोसफी बड़ी चुनौती रही, इंग्लिश को लेकर आपका रहा। आ, हाँ हाँ, उसके मार्केट में सर नोट्स जो अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते हैं उसके ओके। इंग्लिश में। जी, तो आपने इस बाधा को कैसे पूरा किया जो आपके लिए बड़ा टफ रहा फिलोसफी का नोट्स के बारे में। तो जो ये बैरियर था इसको आपने कैसे दूर किया। इसके लिए तो मैंने सबसे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में। ओके। उसके बाद मैंने इग्नू के नोट्स रेफर किए। इंडियन फिलोसफी के लिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जी उसके जी स्टडी मटेरियल को मैंने रेफर किया। उसके बाद वेस्टर्न फिलोसफी के लिए मैंने जो मित्रा आईएएस और पतंजलि आईएएस जो होते हैं जी उनके जो नोट्स है पीडीएफ के रूप में ऐसे इंटरनेट में मौजूद है सर, उसको मैंने
डाउनलोड करके उससे मैंने एक खुद के लिए जो सीजीपीएससी के अनुरूप जो हो उसके जी। नोट्स प्रिपेयर किए। ओके ओके। यानी कि आपने इग्नू के नोट्स को लिया, कुछ एक दो इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी आपने देखा, उससे आपने हाँ अपनी हाँ फिलोसफी को तैयार किया। बहुत अच्छे, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उसमें भी हाँ, अलग अलग सीजीपीएससी में जो डेप्थ है सर वो बहुत कम डेप्थ तक पूछता है क्वेश्चन, तो उसके अनुसार मटेरियल को आपको एक एक जगह कंपेयर करना पड़ता है। ओके, यानी कि विभिन्न सोर्सेज से आपने उसको मैटर को निकाला और उसको फिर आपने एक जगह क्या किया, उसको इकट्ठा करके उसको अच्छे से तैयार किया। बहुत अच्छे। जी। अजय जी, एक बात यह है कि फर्स्ट टाइम में ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी जो फर्स्ट टाइम में तीनों ही बैरियर आप पार करते चले गए और फाइनल डीसी आप बन गए? तो ऐसे क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी पढ़ाई करने की, बताइए, जिससे फ्रेशर को इससे क्या काफी लाभ हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो होता है सर रिवीजन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में। बिल्कुल। आप भले आप वीक में 1 या 2 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, पार्टी कर जी सकते हैं, जो भी है, पर जी आपकी जो कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो आप उसको मेंटेन रखिएगा। और एक जी होता है कि आप सोर्सेज जो है वो है आप लिमिटेड रखिए। आप जितना ज्यादा इधर अपने सोर्सेज फैलाओगे उतना ही आपका जो नॉलेज है वो बिखर जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। जी ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको लगातार रिवाइज करिए, अपनी एक जो कंसिस्टेंसी है उसको बना कर रखिएगा। ये जी तो जी हो गया सर आपके पढ़ाई के दौरान। जब आप एग्जाम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 घंटे का समय होता है। आप चाहे जी जितने भी पढ़ लो, कितने 10-15 किताब पढ़ लो, लेकिन उस वक्त जो आप 3 घंटों में लिखोगे वही आपके लिए मायने रखता है। तो इसके बहुत लिए बढ़िया। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि आंसर राइटिंग लिखते समय छूट जाता है। मेरे किसी एक दोस्त ने कॉल करके वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार मेरा हर बार हर पेपर में 30 नंबर से छूट जाता है, तो वैसे उनके सातों पेपर में करीब मोर देन 200 का छूट जा रहा है। तो मैंने उससे यही सजेस्ट किया था कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग लिखते समय मोस्टली एक टेक्निक होता है। आप या तो अगर आप स्लो राइटर है तो उसमें आप जैसे मेरे जैसे मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, तो आप डायग्राम बना सकते हैं, उसमें जी मैपिंग बना सकते हैं, आप उसमें फ्लो जी चार्ट बना सकते हैं, या फिर जी आप वो 2 वर्ड्स के बीच स्पेस देकर लिख सकते हैं, तो ताकि जी आपका कंटेंट कम रहेगा, क्वालिटी वाला रहेगा, और जी वो आंसर आपको डायरेक्ट जो चेकर के माइंड पे जाएगा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो। जी जी। तो यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा शानदार होना चाहिए, मोटी सी बात ये है। और आप जी सर। डायग्राम का यूज करें, फ्लो चार्ट का यूज करें, आप मैप का यूज करें। यानी कि अपने आंसर को जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, उसको क्रिएटिव बनाएंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करेंगे, तो एग्जामिनर भी उस चीज से खुश होता है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी क्या होती है ना, शॉर्ट में हो जाती हैं, एकदम देख के समझ में आ जाती हैं, और जी सर। जी एग्जामिनर के सर। दिमाग में प्रेशर नहीं बनता। तो कहते हैं ना, जितना आप जी एग्जामिनर सर। का जी सर। स्ट्रेस कम करेंगे, उतना ही वो आपके मार्क्स में क्या करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा भर भर के आपको वो, अंक देगा। बहुत जी अच्छे। सर। अगर हम हाँ प्री की हाँ बात करें, तो प्री भी कई बार एस्पिरेंट्स के लिए क्या होता है ना, एक बैरियर की तरह से होता है, एक बाधा के रूप में होता है, प्रारंभिक परीक्षा भी। तो हाँ। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर हम बात करते हैं, प्री एग्जाम के लिए हम बात करते हैं, तो इसकी आपने कैसे तैयारी की प्री के बारे में? प्री के लिए तो अगर मैं एस्पिरेंट से कहूँगा तो आप सबसे पहले सीजी का पोर्शन है उसको तैयार करिए। और ओके। इस वक्त मैंने जो किया इंग्लिश मीडियम के होते हुए मैंने एक मार्केट में जो पॉपुलर बुक है वो हरिराम पटेल सर की जो बुक है उसको जी जी। लगभग हर स्टूडेंट पढ़ता है, और उसी से मैंने प्रिपरेशन अपना सारा किया है। तो ओके। आप जो है सीजी पोर्शन है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जी। नेक्स्ट लेवल पे जाइए, क्योंकि सीजी पोर्शन हमारे लिए बहुत छोटा पोर्शन है और आसान है वो, इसलिए उसके मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि सीजी को आप पहले तैयार करें, छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को पहले आप तैयार करें। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन के लिए जी बात सर। करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में आपको क्या लगता है, किसमें मटेरियल ज्यादा उपलब्ध है? ऑब्वियसली हिंदी मीडियम में ज़्यादा है, पर ये लैंग्वेज बैरियर का इश्यू मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है बहुत ही सिंपल आसान समझने लायक होता है हिंदी में भी, जिसको बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम वाला भी बड़ी ही आसानी से समझ सकता है। जी। यानी कि हिंदी इंग्लिश को कोई ज्यादा बैरियर नहीं है, आप हिंदी से आपने कंटेंट तैयार किया जी छत्तीसगढ़ का? हाँ, आपने मैंने जो बुक्स हिंदी से पढ़ी पढ़ के छत्तीस। ही इंग्लिश में। हाँ, जी मैंने हिंदी में सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बुक नोट्स है सारे जी। मैंने हिंदी में ही पढ़े हैं। तो अजय जी, आपने जो नोट्स को आपने पढ़ा, अगर हम उसकी बात करें, नोट्स की बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो आपके सोर्सेज क्या क्या थे, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो? अगर पहले मैं पेपर प्रारंभिक वाइज प्री, बताऊं तो पहले सर, प्री, हाँ प्री के बारे में पहले बताइएगा।
फिर मेंस में हम बात करेंगे। जी प्री के लिए तो जो मेरे पास छत्तीसगढ़ जीएस का सोर्स था वो था हरिराम पटेल सर की बुक। और ओके। इसके अलावा एक उपकार पब्लिकेशन की बुक होती है वृहद संदर्भ, ये है सर छत्तीसगढ़ का। इसमें सारा छत्तीसगढ़ का जीएस कंप्लीट होता था। उसके बाद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक लक्ष्मीकांत जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक वो है सर। जी। और इसके अलावा आप रेफर कर सकते हैं अगर फैक्चुअल नॉलेज के लिए। लूसेंट की बुक मैंने एक रेफर की थी, जीके जीके वाली बुक, जिसमें एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ, सिर्फ फैक्ट फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता उसमें। और इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए जो है एनसीईआरटी के बुक्स रेफर किए थे, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 की फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक को रेफर किया था सर। ओके, तो ये आपने प्री का लिए पूरा अपना जो आपने रखा, तो ये सब मटेरियल आपका रहा। अगर हम प्री के लिए बात करें तो जी क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी प्री के लिए दिए थे, या प्रीवियस ईयर के पेपर को आपने पढ़ा था देखने के लिए? उस समय, हाँ, जब मैंने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था तो उस समय कंपटीशन कम्युनिटी के एक वो लोग टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था सर। उसमें जी। मैंने कुछ ही टेस्ट सीरीज दिए थे। ओके। फिर बाद में लगा कि नहीं यार, मुझे ज़्यादातर जो है फैक्ट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं जी। टेस्ट सीरीज, कई बार होता टेस्ट सीरीज देता था, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते तो मैं डीमोटिवेट जी। जैसे हो जाया करता था। लेकिन जी। आप जी। उस पर डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि जी। आपको जो नॉलेज है आप पढ़ने के बाद वो मिल जाएगा। और आप बिल्कुल। अपने आप को एनालाइज करिए। मेरा एक टेक्निक होता था सर, जैसे मैं प्रीलिम्स देने जाता था तो जी। मैं ऐसा करता कि 60 से 65 के बीच मुझे पहले राउंड में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, जिसमें से मेरे ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता था कि 60 क्वेश्चन जो है मेरे जी। सही हो। उसके बाद सेकंड राउंड में जाता था। सेकंड राउंड ओके। में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था जिसमें मुझे डाउट होते थे। अच्छा। तो उसमें जैसे 10 डाउट में से अगर मैं 5 भी अटेम्प्ट करता हूँ, अगर उनमें से 3 भी सही होते हैं तो ओवरऑल जो है मेरे मार्क्स पॉजिटिव होते थे। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब बड़े अच्छे से फर्स्ट राउंड पढ़ा, सेकंड राउंड पढ़ा, इस तरह से आपने इसको पूरे अच्छे से आपने हैंडल किया। तो हाँ ये सब चीजें आपकी जी टेक्निक जो सर। है मॉक टेस्ट से आपने डेवलप की होंगी, जब आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी। हाँ, अब मैंने टेस्ट सीरीज तो कुछ ही टेस्ट सीरीज दी, लेकिन बाद में जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, लेकिन उनके टेस्ट जो है मार्केट में बाद में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वहाँ से परचेज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो टेस्ट वहां से आपने लिए उसको रूम में आगे आपने करा, उससे ही हाँ आपने अपनी टेक्निक्स को क्या किया, डेवलप किया। बहुत हाँ अच्छा। हाँ, उसी को डेवलप ये किया। अच्छी टेक्निक आपने बताई। देखिए कि आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट से लाइए, परचेज हाँ हाँ कीजिए और उसको आप कीजिए। जी तो क्योंकि अजय जी ने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि मेरे लिए बड़ी चुनौती रही इकोनॉमी को अपने मेंटेन रखना, तो उसको लेकर अजय जी ने बहुत अच्छे से, देखिए क्या होता है ना कि अगर हमारे रिसोर्सेज कम हैं तो रिसोर्सेज कम होने को जी बुलाना नहीं देना चाहिए, हमको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ना कि हमको यूज करना आना चाहिए रिसोर्सेज कम को भी, कि हम उसको कैसे यूज करें। अजय जी ने वही कार्य किया, बड़ा सुंदर अजय जी। अजय जी, हम बात करें मुख्य परीक्षा की, मेंस के बारे में बात करें, तो मुख्य परीक्षा के आपके सोर्सेज क्या रहे? सर, इसमें पेपर वाइज जाना चाहूँगा मैं। अगर जी। पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज होता है सर। बिल्कुल। पेपर अभी जो मार्केट में अवेलेबल जो बुक्स है वो विनोद कुमार वर्मा जी और विनय कुमार पाठक जी की जो बुक है, जी। छत्तीसगढ़ की संपूर्ण व्याकरण और हिंदी की संपूर्ण व्याकरण, ये बुक सर स्टैंडर्ड बुक माने जाते हैं मार्केट में, तो बिल्कुल। आप इन बिल्कुल। चीज़ों को बेफिक्र होकर रेफर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद पेपर 2 तो ऐसे है सर। पेपर 2 ऐसे है, इसके लिए तो आप, मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िएगा, एडिटोरियल्स पढ़िएगा। ओके। और वीक में 1 और 1 या 2 वीक में आप कम से कम एक ऐसे लिखिए। आप हम्म। साल भर करके आप कम से कम 50 ऐसे लिखेंगे ऐसे, तो आप अपने आप में एक रिफाइनमेंट आ जाएगा कि आप ऐसे बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। और इसके अलावा ऐसे के लिए आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, उन जी। वीडियोस को रेफर करिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है सर। जी। और पेपर 3 के लिए तो सर मैंने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर किया था, जी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा की जो बुक होती है, ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक है, उसको रेफर किया था सर मैंने। ओके। और पबएड के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से उठाया था मैंने। जी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा था सर मैंने। ओके। और जो उसके में छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए तो वही एक हरिराम पटेल सर की बुक है, उसको लिया था। जी। जी।
और सर इसमें पेपर 4 जो है साइंस वाला था, साइंस के लिए 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है और सीजी की जो बुक है दैट इज मोर देन इनफ, आप वहाँ से ओके। पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो जी। ऑनलाइन जो होते हैं, जो 10th क्लास की जो बुक है उसकी समरी आ जाती है, चैप्टर वाइज समरी, ओके। आप उस समरी को रेफर कर सकते हैं ताकि आपका समय भी बचेगा और उसमें बने बनाए हुए आपके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ बहुत पर। बड़े स्मार्ट तरीके से एकदम। जी। हाँ, तो इसमें एक एक होता है एनवायरनमेंट वाला पोर्शन होता है, अप्लाइड साइंस एंड बिहेवियरल साइंस वाला। जी। इसके लिए सर आप मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट को आप रेफर कर सकते हैं जी। इसमें। और ये बहुत ही डायनामिक पोर्शन है, इसके इसमें साथ ही जो करंट में जो चल रहे एनवायरमेंटल इश्यूज चलते रहते हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, वैसे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, और एक बहुत बढ़िया। पेपर 5 में होता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स होता है, जी। जियोग्राफी होता है सर। जियोग्राफी के लिए तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताए थे एनसीईआरटी बुक्स है वही जी। है। और इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए मैंने तो सर ऑनलाइन तैयारी किया है इसकी, ओके। टॉपिक को सर्च करके किया था सर। जी 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 जी। चलिए। फिलोसॉफी के कोर्स तो मैंने बता दिए थे ऑलरेडी। बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था कि काफी आपने लेबर किया उसके लिए, फिलोसफी के लिए तो। जी और सर। बाकी हम लोग बात करेंगे पेपर 7 का, आपने पूरा पूरा प्रिपरेशन किया। और मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपकी लगी कि जो हाँ काफी कम एक्सपीरियंस ने बोला कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो जैसे आपने न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल जी पढ़ा, सर। तो क्या आपने उसके नोट्स भी बनाए थे? नहीं सर, नोट्स तो आप बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा, आपको बनाने उसमें समय भी आपका जाएगा बहुत सारा। तो ओके। आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे सर डेली डेली, तो जो न्यूज़ पे जो मोस्टली हाईलाइटेड चीजें हैं, एग्जाम में भी वही चीजों को पूछा जाता है सर। जब जी जी हाईलाइटेड चीजें हैं तो आप एक ही न्यूज़ को आप बार बार डेली डेली पढ़ रहे हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाता है सर। तो जी जी। मुझे नहीं लगता कि इसमें नोट्स बनाने की जरूरत है। अगर कहीं आप स्पेसिफिक डाटा चाहिए या फिर स्पेसिफिक फैक्ट चाहिए तो आप उस चीज को नोट जी। डाउन कर सकते हैं सर आप। उसको नोट डाउन करें। हाँ, मुझे जो लगे कि ये डाटा या ये फैक्ट जो है मेरे लिए काम आ सकता है, उसको नोट करें। पूरा जरूरत नहीं है करने की। हाँ लेकिन ऐसे के लिए जैसे हम हाँ बात पूरा। करें, अजय जी, जैसे हम बात करें ऐसे के लिए, कुछ टॉपिक आपने पहले से हाँ डिसाइड किए थे कि मैं, चलो वीओ पार्लियामेंट अगर आता है तो मैं इस पे ये कंटेंट रखूंगा, कोई पॉवर्टी के सोशल इशू के ऊपर आता है तो मैं ये कंटेंट रखूंगा, टेररिज्म के ऊपर आता है तो ये कंटेंट, ऐसा कोई तैयार था पहले से, आपको मूड बनाया था कुछ या नहीं? सर, ऐसे के लिए तो एक जनरल टेम्पलेट मैंने सेट किया था कि अगर इंट्रोडक्शन इस तरीके से शुरू करूंगा, फिर उसमें बॉडी रहेगी मेरी। अगर आप उसी को फिर लास्ट में हमको ले जाके कंक्लूजन निकालना है, आप इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी कोट से कर सकते हैं, कोई स्टोरी डाल सकते हैं, कोई एनेक्डोट्स डाल सकते हैं इसमें आप। सर बिल्कुल। यही एक जनरल बना के रखा था सर उसमें। बहुत बड़े, बहुत बड़े। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपने बताया करीब 50 ऐसे में ऑलरेडी लिख चुका था। अब 50 ऐसे लिख लेना फिर जी तो एकदम स्किल आ गया ऐसे लिखने का। क्योंकि हम 50 अगर ऐसे लिख लेते हैं तो इधर स्किल डेवलप हो गया आपका, तो आपको तो इशू हुआ नहीं होगा। जी। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे, और आगे बढ़ के हम अजय जी, मैं जब आपके पूरे मार्क्स देख रहा था, तो पेपर 7 में तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। तो पेपर 7 के लिए कुछ खास एक स्ट्रेटजी आपने बनाई थी तैयार करने की? क्योंकि पेपर 7 में आमतौर से देखा गया है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, सबके मार्क्स देख रहा था, तो सबके ज्यादा अच्छे नंबर, मतलब सबके एवरेज एक मार्क्स रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी उसमें काफी अच्छा आपने काम किया और काफी अच्छे आपके क्या हुए मार्क्स मिले पेपर 7 में। तो पेपर 7 के जी लिए पहले से कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी या क्या? पेपर 7 में कैसे किया आपने, जो आपने इतने अच्छे मार्क्स आपने पेपर 7 में निकाले? सबसे पहले तो इसमें पेपर 7 को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 जो है हमारा वो लॉ एक्ट वगैरह से रिलेटेड है सर। जो जी। लॉ एंड एक्ट है ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है। तो ओके। इसमें आपको कोई डायनामिक पोर्शन को मिलने की जरूरत नहीं है, आप उसी चीज को रेफर डायनामिक पोर्शन में ले सकते हैं, करंट में चलता रहता है, जैसे आरटीआई में अमेंडमेंट हुआ है उस चीज का आप ले जी सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है उसमें फिक्स रहता है सर। और एक एक्ट को, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस को एक्ट को लेके चलेंगे सर उसमें, जी। तो बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस, आप एक्ट के नाम पे जाइए, आप उसी को डेफिनेशन से शुरू करिए पढ़ना, तो आपको ओके। बहुत ही चीजें चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो बहुत पार्ट बढ़िया। 2 है सर वो बहुत ही ओपन एंडेड है। पार्ट 2 में ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। ओके। तो ये तो आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे डेली डेली, तो आपका ये पार्ट 2 ऐसे ही तैयार हो जाएगा आपका। आप ऐसे एक दिन में इसको तैयार नहीं कर सकते सर। इसमें स्पोर्ट्स आ बहुत जाएगा, बढ़िया। क्रिकेट आ जाता है, यूरोपियन लीग आ जाता है,
बहुत और बढ़िया। जो पार्ट 3 है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में दिया है, एनसीईआरटी, ओके, सीबीएसई, यूजीसी। आप इन जितने भी जो टॉपिक्स दिए हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तैयार कर लीजिएगा। उसी के बारे में फिर पूछता है सर, उसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पूछता है और ना ही उसमें वाइड कोई स्कोप बनता है। और जो उसमें बहुत करंट से बढ़िया। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, करंट बिल्कुल। रिलेटेड टॉपिक्स को ही लिखिएगा। ओके ओके ओके। तो मतलब ये कहा जाए कि पेपर 7 आपको ज्यादा इजी लगा, क्योंकि इसमें ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है, सीधा सीधा पूछता नहीं, है कि भाई मैंने ये। उसका सोर्स हाँ, बहुत ही लिमिटेड रखा था। बहुत बढ़िया। भाई कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन के मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधा सीधा उसको कर लीजिए तैयार। और इजीली इंटरनेट पे मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, उसको आप तैयार करें, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। जी सर। इस पूरी परीक्षा के दौरान अगर हम बात करें तो आपका प्लस पॉइंट क्या रहा? कि भाई जैसे होता ना एक वॉरियर का, कि वॉरियर का कहता है ना कि भाई ये मेरा प्लस पॉइंट है और ये मेरा वीकनेस पॉइंट है। तो आपको क्या लगा कि आपका प्लस पॉइंट क्या था जो आपने पूरे लगातार तीनों फेज को पार किया? अब मेरा प्लस पॉइंट तो यही है सर, मेरा जो है मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये एग्जाम मुझे कैसे भी करके निकालना है, चाहे कोई भी पोस्ट मिले। तो जी। यही मेरा एक स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन हम्म। उस डर को मैंने हावी होने से बचाने के लिए बचा लिया। बार बार जो है फोकस अपना बनाए रखा था। इसमें इस जी। दौरान कोविड भी आ गया था, कोविड से एक फ्रस्ट्रेशन जैसा भी हुआ था, पर हम्म। मैं लगातार उसमें लगा रहा सर। यही है मेरा सर, एक फोकस बनाए रखना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर लेवल बिल्कुल। पे। फोकस बनाए रखना और लगातार लगे रहना। आप देखेंगे दोस्तों, जितने जी भी टॉपर्स हैं हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, तो आपने कॉमन बात तो जरूर देखी होगी। सभी का कहना ये था कि जी बस जी। लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, और एक दिन कमाल हो ही जाएगा, एक दिन सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं एक बात आपसे ये करूंगा जी कि पूरा जब हम लोग बात करते हैं तो आप जो एक्सपीरियंस के बारे में, कि जो एकदम फ्रेशर हैं, क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट टाइम में ये निकाला, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे जो एकदम फ्रेशर है, उनके लिए हम बात करें? जो फ्रेशर्स है, जब अगर वो उन्होंने डिसाइड कर ही लिया तो आप इस पे लग जाइए। हो सकता है जी। आपका पहला अटेम्प्ट में ना निकले, दूसरा अटेम्प्ट में ना निकले। आप बिल्कुल। ये जी। एग्जाम है, लंबा कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें टाइम लेगा ही। आप लगातार कोशिश करती है। अब हर बार अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट कर लिएगा। जिस अगर आप आज फेल हुए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कमी है, उसको दूर करिएगा। और पढ़ाई के दौरान आप अपने सोर्सेस को है जितने लिमिटेड रखने का है उसको उतने ही लिमिटेड रखने की कोशिश करिए, और स्टैंडर्ड बुक्स को आप रेफर करिएगा। बहुत बहुत बढ़िया। यानी कि बिल्कुल घबराना नहीं है, लगे रहिए, लंबा प्रोसीजर है। अपने सोर्सेज को लिमिटेशन में रखिए, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको अजय जी जी सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अजय जी, आप तो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, और बस्तर क्षेत्र से अगर आपने सिलेक्शन लिया, आमतौर से पे देखा गया है कि काफी कम एस्पिरेंट्स उधर से आते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के जी। लोगों के लिए, जो भी हमारा व्यूअर्स है, उसमें बस्तर के भी कुछ होंगे जो देख रहे होंगे आपको, उनके लिए आपका कोई खास जी मैसेज, कोई खास संदेश? सर, उनके लिए तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बड़े सिटी से आया हूँ, ना रायपुर ना भिलाई का हूँ, मैं बहुत एक छोटे से अंदरूनी गांव से आया हूँ। और मेरी स्थिति भी आप लोगों की जैसी स्थिति लगभग शायद हो सकती है, या फिर आप उससे भी बेहतर भी हो सकती है। अगर आपने ठान ठान लिया है तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं, यही मैं उनसे कहना चाहूंगा। अजय जी, कुछ चुनौती आपके सामने भी आई होंगी जब वहां से आप निकल कर आए और आपने पूरा प्रिपरेशन किया। तो कोई चुनौती आपके सामने भी आई होंगी? चुनौतियां तो सर हर किसी के लाइफ में होती है, चाहे वो मेंटल फिजिकल, चाहे वो सिटी में रहे या गांव में रहे, जी। चुनौतियां तो आएगी। आप अपने मंजिल पे फोकस रखिएगा तो जी। आपको सफलता जरूर मिलेगी सर। बहुत बड़े, बहुत अच्छे। देखिए, क्या ना, अजय जी ने कहा कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, चुनौतियां हर एक के जीवन में है। चाहे कोई शहर में रहे, चाहे कोई गांव में रहे, चाहे अमीर रहे, गरीब रहे, छोटा रहे, सबके लाइफ में चुनौतियां हैं। बस आपको अपने टारगेट पे ध्यान जी रखना है, आपको लगे रहना है, तो आपको मिल जाएगा। उनका सोल्यूशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका समय देने के लिए। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जी ये जो आज साक्षात्कार आपने दिया है, ये काफी सारे युवाओं को क्या करेगा, उनको एक
आशा देगा, उनको एक उम्मीद देगा, उनको मोटिवेशन, एक ऊर्जा का संचार करेगा। और खास तौर से मैं भी निवेदन करूंगा डायलॉग मंच की ओर से, बस्तर के वासियों से, कि भैया आइए और प्रशासन आपका इंतजार कर रहा है, ज्वाइन कीजिए और खूब चमक के क्या कीजिए, छत्तीसगढ़ को चमकाइए और भारत को चमकाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका डायलॉग मंच को समय देने के लिए, और आपको डायलॉग मंच की ओर से और समस्त एस्पिरेंट्स की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।